नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमलेश्वर जी की कहानी शोक समारोह। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शोक का कितना अनुपात उसके चेहरे पर रहे, जो मृतक के लिए भी ठीक रहे और उसके अपने व्यक्तित्व के लिए भी। गाड़ी पार्क करते करते वह यही सोच रहा था, वह तब तक ट्रैफिक पुलिसमैन ने उसे वहां गाड़ी पार्क ना करने का इशारा करते हुए दूसरी जगह बता दी। उसने भी गाड़ी हटा ली। उसे ट्रैफिक वाले का होना कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसी कॉलोनियों की 12-14 फुट चौड़ी सड़कों पर ट्रैफिक वाले नहीं होते। लेकिन ऐसे मौके पर उसका होना ठीक ही था। वैसे कार ज्यादा नहीं थी, लेकिन हो सकती थी। रिश्ते में मृतक उसका साड़ू लगता था, पर साड़ू होने से ज्यादा वह मित्र था। एक जमाने में दोनों एक ही मिनिस्ट्री में साथ थे, और वह जमाना उन रोटियों वाला था जो दोनों कागज में लपेट कर घर से लाया करते थे और लंच टाइम में रेडी से छोले खरीदकर साथ साथ खाया करते थे। फिर उसका प्रमोशन हो गया और वह मिनिस्टर साहब के निजी स्टाफ में पहुंच गया। तब वो बच्चों की स्कूली डिब्बे में रोटियों के साथ साथ कुछ सब्जी और अचार भी लाता था। रेडी पर खाने और खुद पत्ता उठाकर फेंकने के दिन लद गए थे। अब वो दिन थे जब वह मिनिस्टर या सेक्रेटरी के कमरे से हाथ में नोटबुक लिए निकलता था और आईएएस अफसरों की तरह ठीक वक्त पर लंच लेता था। छोटे छेद से वह झांक लेता कि साहब ने लंच शुरू किया या नहीं, और उसी के मुताबिक वो चपरासी को आवाज लगाता था, राम जी लंच। राम जी अखबार उठाता था, बिछाता था, उड़ते कोने में से एक पर पेपरवेट और दूसरे पर गिलास रखता था। फिर बीच में खाने का स्कूली डिब्बा रख देता था। छोटा तौलिया तो कुर्सी की पीठ पर लगा ही रहता था। इस बीच राम जी बड़ी चौकसी बरतता था। बीड़ी पीते हुए वह इस बात का ख्याल रखता था कि बत्रा साहब को कोई परेशान ना करे। आने वाले लोगों के नाम की स्लिपें या विजिटिंग कार्ड वह दरवाजे पर ही जमा कर लेता था। लंच ले रहे हैं, आप उधर बैठिए। इसके बाद बत्रा का ओहदा और मर्तबा इतना बड़ा कि उसका लंच मिल्टन के गरम डिब्बे में स्टाफ कार से आने लगा, जिसे कमरे तक ड्राइवर पहुंचाता था। फिर राम जी अंदर ले जाकर रखता था, प्लेटें और चम्मच धोकर रखता था और बाहर बैठकर सिगरेट पिया करता था। राम जी के बीड़ी वाले दिन भी लद गए थे। फिर वो दिन भी हवा हो गए और बत्रा का पैक्ड लंच गेलार्ड या वोल्गा से आने लगा, क्योंकि उससे लंच का कोई बंधा हुआ समय ही नहीं रह गया था। वो सेक्रेटरी साहब को लांकर मिनिस्टर साहब का विश्वसनीय आदमी बन चुका था और मैडम उसे बंगले पर बुलाती ही रहती थी। बत्रा की तेज तरक्की तब हुई जब डॉक्टर ने मिनिस्टर साहब को 2 हफ्ते का कंप्लीट रेस्ट बताया। बत्रा ने हाथों हाथ हिल स्टेशन का सारा इंतजाम किया। जिम्मेवारियां इतनी थी कि सारे इंतजाम के बावजूद तय तारीख को मिनिस्टर साहब नहीं आ पाए और बत्रा को ही मैडम और फैमिली के साथ जाना पड़ा। मिनिस्टर साहब बाद में आने वाले थे। हिल स्टेशन पर कोई क्या करे, पहाड़ों को कितना देखे। वह तो अच्छा हुआ कि कुछ नए नए उद्योगपति उम्मीदवार भी इत्तेफाक से उसी हिल स्टेशन पर आ गए थे। दोपहर को बत्रा और क्या करता उनके साथ क्लब में बैठकर बियर पीता और ताश खेलता। हालांकि उसने ताश खेलना नया नया ही सीखा था, पर किस्मत लगातार साथ देती रही और बत्रा हर दिन 5-7 हजार जीत ही जाता। फिर शाम को मैडम की शॉपिंग। पैसे आते रहेंगे मैडम, आपको जो पसंद है आप चुन लीजिए, हम पैक करके आपके होटल में पहुंचा देंगे। खरीदारी में बत्रा मैडम की मदद करता, दुकानदार बढ़ावा देते। फिर कहीं बाहर खाना खाकर मैडम लौटती या होटल में ही खाती, बत्रा भी साथ ही खाता, मगर डाइनिंग टेबल पर 3-4 कुर्सियां दूर बैठता। रात उतर आती थी। रात भर चीड़ सरसराते और बातें करते रहते थे। मिनिस्टर साहब आए और एक रात आराम करके लौट गए। उन्हें वक्त ही नहीं मिलता। मिनिस्टर साहब जितने व्यस्त होते जाते थे, बत्रा की जिम्मेदारियां उतनी ही बढ़ती जाती थी। फिर मिनिस्ट्री में एक धमाका हुआ। बत्रा मिनिस्टर साहब का एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी बन गया। यह पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट था और लोग देखते ही रह गए। फिर बत्रा ने बहुत लगकर काम किया, अपनी कोठी बनवाई, कार खरीदी, और इससे पहले कि उस पर सीबीआई का साया पड़ता, बत्रा इस्तीफा देकर अलग हो गया।
हॉर्न की एक हल्की आवाज ने उसके ख्यालों का सिलसिला तोड़ दिया। मातमपुरसी के लिए आई कारों की भी अपनी संस्कृति होती है। उसने सामने देखा, वह बत्रा की कोठी के गेट पर खड़ा था। सामने पीतल के बड़े चमकदार अक्षरों में लिखा था, बतराज। बहुत से नौकर चाकर घूम रहे थे। एक नौकर शरबत की ट्रे लिए निसंग भाव से शोग्रस्त लोगों तक जाता और फिर आगे या पीछे चल देता। उसने आने वाले लोगों की चाल को देखा और अपनी चाल की रफ्तार तय की। घर गन्ने के खेत की तरह भरा हुआ था और उतना ही खामोश। अपने भीतर दुख और संताप पैदा करने की उसने कोशिश की और खड़े लोगों की दबी निगाह में उसने देखा। वे भी अधकुली उदास खिड़की की तरफ से देख रहे थे। उनके चेहरे उसने कुछ और मुरझाते हुए देखे तो वह निश्चिंत हो गया कि उसके अपने चेहरे पर आए संताप के भाव ठीक अनुपात में हैं। तभी बत्रा के बड़े लड़के ने अपने नंगे बदन पर जनेऊ ठीक करते हुए रिसीव किया। आइए मौसा जी, मम्मी मौसा जी आए हैं। सुनकर मम्मी ने चाय का प्याला वहीं मेज पर छोड़ दिया। वे अपने दुख में शामिल होने आए जीजा जी को रिसीव करने के लिए अपनी एकांत कुर्सी पर बैठ गई। उसने अफसोस जाहिर किया तो बत्रा की बीवी ने उसास करके कहा, मैं तो लूट गई जीजा जी। तभी बाहर से सरसराहट का झोंका आया। फुसफुसाहट हुई कि मिनिस्टर साहब आए, लेकिन मिनिस्टर साहब ने उनका संवेदना तार आया था। छोटे बेटे ने अन्य तारों की गड्डी के साथ मिनिस्टर साहब का तार अपनी माँ के हाथ में थमा दिया। अब देखना क्या है, पोस्टमैन को कुछ दे दो, बेचारा सुबह में से 40 चक्कर तो लगा चुका है, बत्रा की बीवी ने छोटे बेटे से कहा। फिर उसकी तरफ मुखातिब हुई, तार पर तार, मैं तो देखते 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 थक गई जीजा जी। और तभी पास से गुजरती पोती से उसने पूछा, पिंकी तार गिने तूने? हाँ दादी जी, 1048, ये मिलाकर तो 1100 हो जाएंगे। पिंकी ने तारों की गड्डी हाथ में लेते हुए कहा। डेथ वाले दिन के तारों से अलमारी भरी पड़ी है। बत्रा के बड़े दामाद ने कहा, मैं तो पूरे दिन तार ही रिसीव करता रहा। तभी दावत के लिए तैयार होती कचौड़ियों को चखाने के लिए हलवाई आ गया। मैम साहब देख लीजिए, मसाला तो ठीक है। बत्रा की बीवी ने एक टुकड़ा तोड़कर चखा, थोड़ी हींग कम है। और वे अपनी घी लगी उंगलियों को साफ करने की सोच ही रही थी कि तब तक दामाद ने रुमाल बढ़ा दिया। बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, उसने कुछ बात करने के लिए बात की। उन्हें हमने अप्पू घर देखने भेज दिया, थोड़ा एंजॉय करेंगे, दामाद ने बताया। 7 गाड़ियां भरकर गई हैं। नहीं, एक मैटाडोर और 5 गाड़ियां बच्चों के साथ आइस बॉक्स में ब्रिक्स रखवा दी थी। बत्रा की बीवी ने जानना चाहा। ब्रिक्स? आइसक्रीम ब्रिक्स। बच्चों का पैक्ड लंच नरुलास से पहुंच जाएगा। तब तक हलवाई चटनी चखाने के लिए आ गया। पीछे हलवाई का असिस्टेंट मोतीचूर का लड्डू दिखाने और चखाने के लिए तैयार खड़ा था। बत्रा की बीवी कचौड़ी के साथ चटनी चख ही रही थी कि फिर सनसनी फैल गई। कनाडा वाले मामा जी आप पहुंचे थे। भैया का सामान ऊपर वाले कमरे में जाएगा, देख लेना एयर कंडीशनर ठीक है या नहीं। बत्रा की बीवी अभी कह ही रही थी कि कनाडा वाले भाई ने उसे कंधों में संभालते हुए कहा, तुम्हारी कोठी पर तो ट्रैफिक जाम है दीपा। अनबिलीवेबल, इंडिया में कोई सिस्टम ही नहीं है। अरे हाँ, इससे पहले कि भूल जाऊं, अरे कहाँ हो चंद्रिका और विनीता? मामा जी के पुकारते ही दोनों बहुएं आ गई, पर उस पर उनके साले साहब उनसे मुखातिब थे। एंड हाउ आर यू बड़े जीजा जी? मुझे तो इन लोगों ने फोन पर खबर दी। इट वॉज शॉकिंग। मैं चाहता तब भी क्रिमेशन पर तो पहुंच ही नहीं पाता। ऊपर से इन सब ने अपनी अपनी फरमाइशों की लिस्ट लिखवानी शुरू कर दी। इट वॉज फुल 27 मिनट्स ऑन फोन। यस। एक बार तो फोन बीच में कट गया था। बहू विनीता ने चमकती आंखों से खबर दी तो मामा जी ने दोनों बहुओं की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम्हारी शॉपिंग करने में ही तो मुझे पूरे 4 दिन लगे। यस, फुल फॉर डेज। बड़ा वाला सूटकेस तुम लोगों का है, सारे कॉस्मेटिक्स और बाकी सब चीजें हैं। तभी नौकर बिंदा ने आकर खबर दी, मेम साहब बहुत भिखारी जमा हो गए, बढ़ते ही जा रहे हैं, खाना दे दूं? दीज रास्कल्स, मामा जी ने भड़क कर कहा। इंडियन बैगर्स, इन रास्कल्स को मौत पर भी खाना चाहिए। लोग जाना भी चाहते हैं मम्मी, ऊपर खाना लग गया है। मामा जी आप भी थोड़ा खा लीजिए, बड़े बेटे ने आकर कहा। मामा जी की प्लेट मैं यहीं लगा लाती हूँ। अम्मा जी ने 12 दिनों से कुछ खाया नहीं है, मामा जी के साथ ये 2 कोर खा लेंगी, बड़ी बहू चंद्रिका ने कहा और वह प्लेट लगाने चली गई। आइए मौसा जी आप आइए, बत्रा के बड़े बेटे ने कहा तो वह ऊपर खाने चला गया। हॉल में मेजों पर खाना लगा था।
भीड़ बहुत थी, खाना भी गर्मा गर्म था और लोग दिल से प्लेटों में खाना ले रहे थे। पता नहीं नौकर बिंदा को भिखारियों की ही फिक्र थी। उसने बत्रा के बड़े बेटे के पास आकर अदब से पूछा, भैया साहब, भिखारी खाना मांग रहे हैं, दे दूं? अरे अभी जल्दी क्या है, छूटन बचेगी, कौन खाए? बत्रा के बड़े बेटे ने बिंदा को झिड़क दिया। उसने भी जैसे तैसे अपनी प्लेटें लगाने की कोशिश की। लोग प्लेटें लगाकर खा भी रहे थे, पर वहीं मेज के पास ही खड़े थे। उन्हें दूसरों का ख्याल ही नहीं था। गरम कचौड़ियां आती तो इससे पहले कि वह एक कड़क तली कचौड़ी उठाए, उसे कोई ना कोई और उठा लेता। पनीर का टुकड़ा वह प्लेट पर परोसे कि उससे पहले कंटेनर में सिर्फ पनीर का शोरबा रह जाता। वह सलाद की प्लेट से नींबू का टुकड़ा उठाए उठाए कि तब तक सब टुकड़े उठ जाते। रायते का जीरा मिर्च पड़ा टुकड़ा छुए कि रायते की मसालेदार परत खत्म हो जाती। आखिर में पापड़ के कुछ टूटे हुए टुकड़े ही बचे थे, जो उसने उठाकर इस तरह खाने शुरू किए कि वह एक बहुत ही सोफियाना आदमी लगने लगा था। उस तरह का सोफियाना आदमी जो बहुत कम खाते हैं और बड़े आदमियों की तरह बहुत सलीके से खाते हैं। सब लोग अपनी तरह से खाते और खाना उठाते जा रहे थे और उसे यह पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसके हिस्से की कचौड़ी, पनीर या रायता खा रहा था। कुछ लोग थे जो सचमुच खा रहे थे और कुछ लोग थे जो सचमुच नहीं खा पा रहे थे। आखिर उसने पापड़ इस शालीनता से खाए कि जैसे उसने पेट भर खाना खाया हो। फिर उसने पानी पिया और चलने के लिए नीचे उतर आया। नीचे बत्रा की बीवी दीपा कनाडा से आए अपने उन्हीं भाई यानी उसके साले को सब दिखा रही थी और बता रही थी कि पुलिस कमिश्नर आए, आईजी, डीआईजी, पूरा घर पुलिस वालों से भर गया था। लगता था जैसे रेड पड़ी हो। सैकड़ों तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सब इनके पुराने दोस्त थे। प्राइम मिनिस्टर फॉरेन में थे, नहीं तो उनका भी कॉन्डोलेंस मैसेज जरूर आता। पता लगा था वो टाइप किया रखा है, पर प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, दस्तखत कैसे हो? और ये देखिए भैया, मालाओं के पहाड़। अब तो फल सूख गए हैं। एक ट्रक फूल मालाएं तो चुंगी वाले भरकर उठा ले गए। ये पहाड़ फिर भी यहीं पड़ा है। ताजे फूल तो जा करके बेच दिए होंगे, अब सूखे फूलों को उठाने क्यों आएगा? कनाडा वाले मामा ने कहा। लॉन के कोने में पड़े फूलों के पहाड़ को दूर से देखकर वे भीतर मुड़ गए। बत्रा का बड़ा बेटा 3 थैलों में भरे तार उन्हें दिखाने लगा। तब तक बड़ी बहू चंद्रिका ने एक बड़ा बैग और लाकर रख दिया। हमारी तो सारी अलमारियां तारों से भर गई मामा जी, बड़ी बहू ने थैला दिखाते हुए कहा। तो कनाडा वाले मामा ताज्जुब से भर गए। एकदम बोले, वाह, इतने कागज से तो क्रोमेशन किया जा सकता है, लकड़ी की जरूरत ही नहीं है। और अपनी ही बात पर उन्होंने ठाका लगाया। सब धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उनके चेहरों में से शोक की रेखाएं लगभग पिघल गई। इस क्षण उसे लगा कि उसका चेहरा शायद इन लोगों के मुकाबले ज्यादा शोक संतप्त लग रहा है, जिसे शायद दिखावा माना जाएगा। उसने शोक के अनुपात को कुछ कम किया तो चेहरे के तनाव में कुछ कमी आई। ट्रैफिक जाम तो उस रोज हुआ था, आप देखते तब अंदाजा लगता। चीफ जस्टिस का रीत आधे घंटे क्यों में रुका रहा? क्या चीफ जस्टिस आए थे? कनाडा वाले मामा ने पूछा। वो तो हार्ट पेशेंट है, आ रहे थे, हमने ही उन्हें रोका। बड़े बेटे ने बात साफ कर दी। 13 दिन से फोन लगातार बज रहा है। अब तक इन जानकारियों में दिलचस्पी रखने वाले कुछ और मातमी भी शामिल हो गए। कोई मिसेस मोहन साथ वाली सहेली की साड़ी सराह रही थी। बड़ी सोबर साड़ी है, ऐसी साड़ियां भी रखनी पड़ती है, सहेली ने कहा। सूती है, लगती नहीं एम्पोरियम की है। हाँ वहीं की है। वह औरों के पीछे पीछे मेन हॉल में चला आया। वहां बत्रा की एक बड़ी तस्वीर ठिकनी मेज पर रखी थी। अगरबत्तियां जल रही थी, बहुत सी फूल मालाएं भी पड़ी थी। आजकल मेरा मतलब है, इस मौसम में गेंदे के फूल तो मिलते नहीं, किसी एक ने कहा। बेंगलोर से आते हैं आजकल, किसी ने उत्तर दिया। तब तक बच्चों के लौटने का शोर भीतर आया। गाड़ियों के दरवाजे खुल बंद हो रहे थे। सारे बच्चे अप्पू घर से लौट आए थे। आकर सब अपने अपने मम्मी पापाओं से लिपटने लगे। एंजॉयड बेटा? यस डैडी, वेरी मच। क्या क्या खाया? आइसक्रीम, पिज्जा, मैगी, फ्रूटी, एवरीथिंग पापा। लवली पिकनिक मम्मी। बड़े दामाद का बेटा उसकी गोद में चढ़ गया था। वह उनकी मूंछों से खेलता हुआ पूछ रहा था, वो किसका फोटो है डैडी? उसके डैडी ने नहीं समझा तो उसने इशारा करके कहा, वो डैडी, वो तेरे नाना जी का है, नाना जी का। कहते हुए बड़े दामाद ने अपने बेटे के गाल थपथपा दी। बच्चा हंसने लगा। उसकी समझ में नहीं आया बच्चा किस पर हंस रहा था, या यूं ही हंसने लगा था। बच्चे तो हंसते ही अच्छे लगते हैं।